Hello, my dear students. Welcome to Net English Simplified. In this video, we're gonna talk about Greco-Roman period. So, Greco-Roman period. सबसे पहले हम लोग एंशियंट ग्रीस की बात करते हैं. अगर एंशियंट ग्रीस की बात हो रही है तो एंशियंट ग्रीस जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स. First one is our archaic period, then second one is classical, and then third one is Hellenistic period. Archaic period, this was the time before that ग्रीस में ग्रीस में जो है वो डार्क एज था. एंड देन इन आर्काइक पीरियड सिटी स्टेट्स फॉर्म्ड हो रहे थे धीरे धीरे. एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर वाज आल्सो फ्लरिशिंग, बट बहुत ज्यादा नहीं. धीरे धीरे यू कैन से दैट द बीज ऑफ लिटरेचर वाज बीइंग सीडेड. this was the time when there was oral literature. Basically अगर हम लोग बात करते हैं तो oral literature बहुत ज्यादा था यहाँ पे. And this was the time of our Homer, and also this was the time of Sappho. तो ये सारे राइटर्स का आप लोगों का टाइम था archaic period. Then comes our classical period. Classical period में जो है वो arts and literature flourished a lot. And of course this was the time of great writers, just like not only writers, philosophers. This was the time of our Aristotle and of course our Plato, then our Meander, Aeschylus. So this was the time of these writers. And then comes our Hellenistic period. हेलेनिस्टिक पीरियड में यहाँ पे आपको रोम आ जाती है. एंड रोम politically there was instability in Rome, but yeah, culturally Rome was dominated. And of course this was the time of Virgil, Aeneid. तो ये सारे writers Hellenistic period में आते हैं. We will deal with each period one by one. So let's understand first archaic period. In archaic period, as I have already told you that Homer was the greatest writer of archaic period. So Homer, who is Homer? Homer is called the greatest of the great epic poets. होमर जो है हम लोगों का ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट इपिक पोएट्स है. एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर उतना ज्यादा डेवलप्ड था नहीं उस समय. ओरल लिटरेचर बेसिकली थी, रिटन लिटरेचर बहुत ज्यादा थी नहीं. सो नथिंग डेफिनेट ऑफ नोन ऑफ हिज लाइफ. उनके लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ पता नहीं है. ही इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लाइंड एंड अ वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल. सो ही इज ब्लाइंड एंड अ वॉन्डरिंग मिनिस्ट्रल. एंड ऑफ कोर्स प्लेटो की रिपब्लिक जो है उसमें ही हैज बीन कॉल्ड फर्स्ट टीचर एंड लीडर ऑफ ग्रीक लिटरेचर. उनको जो है वो फर्स्ट टीचर एंड लीडर ऑफ ग्रीक लिटरेचर कहा जाता है. ग्रीक कल्चर का फर्स्ट टीचर एंड फर्स्ट लीडर जो है वो होमर को कहा जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ होमर. यू कैन से दैट सी दैट द होमर इज देयर. एंड of course next thing, Homer has written what masterpiece that is Iliad. Iliad उनका जो है वो बहुत ही ग्रेट इपिक है यू कैन से. तो इलियाड जो है हम लोगों का वो इपिक है जो कि ऑलरेडी कितने बुक्स में डिवाइडेड है, 24 बुक्स में डिवाइडेड है ये. एंड इट इज रिटेन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर. अब डेक्टाइलिक हेक्सामीटर क्या होता है दैट आई विल टेल यू इन अपकमिंग पार्ट. ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग एलियाड को समझते हैं. तो एलियाड जो है वो हम लोगों का एक इपिक है. 24 बुक्स है. डेक्टाइक हेक्सामीटर में ये लिखी गई हुई है. टोटल कितने लाइन्स है इसमें तो 15,693 लाइन्स है इसमें. एंड नाम इलियाड का कहाँ से है तो इलियाड का जो नाम है वो कहाँ से लिया गया हुआ है, कैपिटल ऑफ ट्रॉय. एक्चुअली इलियाड एंड ओडिसी होमर की दो ग्रेट इपिक है, इलियाड एंड ओडिसी. बेसिक इलियाड एंड ओडिसी जो है ये अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका थीम क्या है या किस चीज पे बेस्ड है तो इलियाड एंड ओडिसी हम लोगों की जो बेस्ड है वो है आपको बैटल ऑफ ट्रॉय पे बेस्ड है. ये बैटल ऑफ ट्रॉय कब हुई थी आपको तो ये 1100 बीसी में हुई थी. तो इलियाड एंड ओडिसी उसी की स्टोरी है, बैटल ऑफ ट्रॉय की ही स्टोरी है. तो इलियाड नाम आपको कहाँ से आया है तो इलियाड जो है वो कैपिटल ऑफ ट्रॉय, इलियन, इलियन से हम लोगों का जो है वो इलियाड आया है. एंड इलियाड जो है दैट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर. दिस इज द cover page of Iliad that is written by Homer. Next one is there that
as I have told you that it is set against the background of Trojan War. एंड व्हाट इज बेसिकली ट्रोजन वॉर जो है ये कितने दिनों तक चला था, तो ये टोटल 10 इयर्स तक चला था। तो इलियाड टोटल 10 इयर्स की स्टोरी नहीं है, इट इज जस्ट ओनली द स्टोरी ऑफ 4 days and 2 nights। ये आपको 4 दिन और 2 नाइट्स की ही स्टोरी है। एंड बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द फाइटिंग बिटवीन एगेमनॉन एंड अकिलस। तो इस दोनों के बीच, जैसे अगर हम लोग अपने रामायण की ही बात करें, तो रामायण में यू नो दैट देर आर सो मेनी बेटल्स, लाइक सिर्फ राम और रावण के बीच में ही युद्ध नहीं हुआ था, और भी सारे देवी देवताएं हैं जो कि लड़ रहे थे राक्षस से। तो इन द सेम वे अगर ट्रोजन वॉर की भी बात करें तो देयर वेर मेनी फाइट्स, बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो बेसिकली इलियाड जो स्टोरी है वो किस किस के बीच के लड़ाई की स्टोरी है, एगेमेमनन एंड एक्विलस, इन दोनों के बीच जो फाइट हुई थी इसकी स्टोरी जो है वो हम लोगों को इलियाड में देखने को मिलती है। एंड स्टोरी ऑफ 4 days and 2 nights, ये जो स्टोरी है ये सिर्फ 10 साल की स्टोरी नहीं है, सिर्फ 4 दिन and 2 नाइट्स की स्टोरी है। मेनी ऑफ द राइटर्स हैव ट्रांसलेटेड इलियाड एंड ओडिसी, बहुत सारे राइटर्स ने ट्रांसलेट किया है इसको। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो हम लोगों को याद रखना है वो क्या याद रखना है, जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने इसको कब ट्रांसलेट किया है, तो जॉर्ज चैपमैन ने उसको 1611 एंड 1615, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में उन्होंने इलियाड को जो है वो ट्रांसलेट किया है। एंड 1598 में इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है वो 1519 में आपको इलियाड पब्लिश्ड हुआ है। ये मैन्युस्क्रिप्ट है, यू कैन सी दैट ये लिखा गया हुआ है इलियाड जो है, इसकी बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट है विच आई हैव टेकन फ्रॉम विकिपीडिया। सो यू कैन सी दैट ये कौन से लैंग्वेज में किस हिसाब से ये लिखा गया हुआ है। ऑफ कोर्स हम लोग तो इसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये जो है 1598 में इंग्लिश में पब्लिश्ड हुआ था। Next one is dactylic hexameter. As I have told you, what is dactylic hexameter? So देखिए, हेक्सामीटर का पहले क्या मतलब होता है। हेक्सामीटर का मतलब हम लोगों का होता है जहां पे 6 फीट होते हैं, ठीक है। तो हेक्सामीटर इज अ लाइन ऑफ अ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ 6 फीट। जैसे हम लोग कोई पोयम पढ़ते हैं, तो कोई पोम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे लाइन्स होते हैं। तो किसी भी लाइन में जो है क्या होता है कि ये मेरा एक वर्ड हो गया, अब इस वर्ड का ये लाइन है, तो इस लाइन में कितने ऑल टुगेदर कितने फीट होंगे, 6 फीट होंगे। दैट इज नोन एज हेक्सामीटर, उसको हम लोग हेक्सामीटर बोलते हैं। अब क्या होता है कि डेक्टाइल, डेक्टाइल क्या होता है कि फुट विद 1 स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई पोम पढ़ते हैं, तो पोम तो ऐसा है नहीं कि हम एक लाइन लिया और उसको धर 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 करके एक ही लैंग्वेज में एक ही रिदम से उसको पढ़ ले, ऑफ कोर्स नॉट। अगर हम लोग कोई गाना भी सुनते हैं देन यू सी दैट फुट जो है, नोट जो है वो ऊपर जाती है नीचे आती है, इस तरीके से होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोगों का हेक्सामीटर जो होता है उसमें टोटल 6 फीट होते हैं, जिसमें डेक्टाइल क्या होता है कि फुट विद 1 स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल का क्या मतलब होता है कि जहां पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं वो आपका स्ट्रेस्ड हो जाएगा, और जिस पे आप कम जोर दे रहे हैं वो आपका अनस्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा। तो आपको एक स्ट्रेस सिलेबल होगा, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, दैट इज नोन एज आवर डेक्टाइल। देन आवर स्पॉन्डी, व्हाट इज आवर स्पॉन्डी, स्पॉन्डी होता है कि फुट विद 2 स्ट्रेट सिलेबल। स्पॉन्डी में आपको 2 स्ट्रेट सिलेबल ही होगा, अनस्ट्रेस्ड नहीं होगा। वही आपको ट्रोची में स्ट्रेट सिलेबल फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेट सिलेबल। ट्रोची में क्या होगा, आपको अस्ट्रेस्ड सिलेबल एक स्ट्रेस्ड होगा, देन आपको अनस्ट्रेस्ड होगा, और जब इन सारे को मिलाइएगा देन आपका क्या बनता है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर बनता है, जिसमें टोटल एक लाइन है। अब उस लाइन में कितने फीट है, 6 फीट है। वेयर फर्स्ट 5 फीट कैन बी ईदर डेक्टाइल और अ स्पॉन्डी। फर्स्ट के जो 5 फीट होंगे या तो वो डेक्टाइल में होंगे या फिर वो स्पॉन्डी में होंगे, बट द 6 फुट इज ईदर अ स्पॉन्डी और अ ट्रोची। बट स्टार्टिंग के जो 5 फीट है वो आपको डेक्टाइल और स्पॉन्डी दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, बट लास्ट का जो फीट है वो आपका जो है वो स्पॉन्डी होगा या फिर वो ट्रोची होगा।
हेयर आप देखिए स्कैनिंग। एंड व्हाट इज स्कैनिंग कि जब कभी भी आप कोई बुक देखेगा तो आपको इस तरीके से ही दिखाई देगा। ये किस चीज का मार्क्स है? ये मार्क है आपको स्ट्रेस्ड का। और ये किस चीज का मार्क है? ये आपको है अनस्ट्रेस्ड का। तो ये आपको हो गया स्ट्रेस्ड, ये आपको हो गया अनस्ट्रेस्ड। अब देखिए डेक्टाइल। व्हाट इज डेक्टाइल? डेक्टाइल में फर्स्ट स्ट्रेस्ड है, बाकी दो अनस्ट्रेस्ड है। लेट्स गो टू आवर प्रीवियस स्लाइड। जस्ट वेट। अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, देन वी विल सी दैट दिस इज देयर। लेट्स सी। तो यही है ना डिक्टाइल में, फूट विद वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मतलब फर्स्ट स्ट्रेस्ड होगा, देन आपको दो अनस्ट्रेस्ड होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में द सेम थिंग इज देयर, दैट हम लोगों का जो है वो एक स्ट्रेस्ड हो गया, दो हम लोगों का अनस्ट्रेस्ड हो गया। नेक्स्ट स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में क्या है? दोनों के दोनों स्ट्रेस्ड है। चौथी में फर्स्ट स्ट्रेस्ड है, सेकेंड वन इज अनस्ट्रेस्ड है। एंड देन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में क्या है हम लोगों का कि या तो फर्स्ट फाइव, या तो आपको डेक्टाइल है या फिर आपको स्पॉन्डी है। तो ये हमने जो है वो डेक्टाइल में लिखा है, ये सारा आपको डेक्टाइल हो गया। लास्ट का आपको ट्रोची होना है या फिर स्पॉन्डी होना है, तो ये ट्रोची हो गया। सो दिस इज डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट मीटर, फुट, तो हम लोग इस सारी चीजों को और ज्यादा डिटेल्स में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज दे में आस्क कि डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में कितने फुट होते हैं, या स्पॉन्डी क्या होता है, ट्रोची क्या होता है, या डेक्टाइल में कितने स्ट्रेस्ड या कितने अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बेसिक इसको समझ लिए। डीपली जो है वी विल अंडरस्टैंड लेटर व्हेन वी विल डू scanning, and we will understand foot and meter in details. नेक्स्ट ओडिसी। ओडिसी की अब हम लोग बात करते हैं। तो ओडिसी जो है वो किसकी सिक्वल है? सिक्वल टू इलियाड। इलियाड का ही सिक्वल हम लोगों का ओडिसी भी है। एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 24 बुक्स। ये भी 24 बुक्स में डिवाइडेड है। 1614 में ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। दीज आर इम्पोर्टेंट, सो मस्ट रिमेम्बर कि कब कौन सा बुक इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। ओके। एंड 12,109 लाइन्स इसकी है, बेस्ड ऑन द जर्नी ऑफ ओडिसियस। अब देखिए ओडिसी जो है ये किसकी जर्नी पे बेस्ड है? ओडिसियस है या फिर यूलिसिस? तो ओडिसियस या फिर यूलिसिस की जर्नी पे बेस्ड है, बैक होम टू इथाका आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। तो ये जो है उसके इथाका की जर्नी है। ओडिसियस या फिर यूलिसिस, ही वाज आल्सो अ वॉरियर इन बैटल ऑफ ट्रॉय। बैटल ऑफ ट्रॉय का एक ये भी वॉरियर था। सो आफ्टर द फॉल ऑफ Troy, and when he was returning to his own hometown you can say, तो उस समय की स्टोरी आपको ओडिसी है। अब यू नो दैट बैटल ऑफ ट्रॉय के 10 साल हुआ था। ओडिसी को भी अपने घर इथाका लौटने में कितने दिन लगे थे? उसको वापस अपने घर लौटने में 10 years लगे थे। और उसी की जर्नी के बाद जो है वो ओडिसी है हम लोगों का। ये देखिए, ये जब वो सेलिंग है, जब वो जा रहा था अपने घर वापस जहाज में बैठ के, तो ये हम लोगों का ओडिसी का ये कवर पेज है। एंड ये यहाँ पे यू कैन से दैट ये अपने वॉरियर्स के साथ ओडिसी जो है वो अपने घर इथाका रिटर्न हो रहा है। ओडिसी। पेनिलोपी। पेनिलोपी जो है वो ओडिसी की वाइफ रहती है। ओडिसी को यूलिसिस भी बोला जाता है। तो यूलिसिस की वाइफ जो है वो पेनिलोपी है। टेलीमेकर जो है उसका सन है, सन ऑफ यूलिसिस। इसकी भी स्टोरी है कि व्हेन यूलिसिस और ओडिसी जब वो वॉर ऑफ ट्रॉय में था, तो किस तरीके से पेनिलोपी को बाकी सारे बहुत सारे लोग जो है वो सेड्यूस करने आ रहे थे। ऑलमोस्ट 108 men came to seduce पेनिलोपी। सोचिए 108 आदमी जो है पेनिलोपी को सेड्यूस करने आ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर स्टोरी। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सो देखिए यूलिसिस। यूलिसिस जो है एक पोम भी है, रिटेन इन 1833 एंड पब्लिश्ड इन 1842।
in blank verse by लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन विक्टोरियन पोएट है। तो इन्होंने यूलिसिस, यही सेम स्टोरी पे बेस्ड उन्होंने यूलिसिस एक पोम भी लिखा था, जिसमें ओडिसी या फिर यूलिसिस जब वो इथाका अपने घर रिटर्न जा रहा था तो उस समय की स्टोरी है, ये पोम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। अगर आप किसी भी एग्जाम, नेट सेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूलिसिस इज अ मस्ट रीड। एंड ये ओडिसी आपको जो है, इलियाड एंड ओडिसी, तो ये ओडिसी का मैन्युस्क्रिप्ट है। हेयर आई हैव पुट आल्सो, दिस आल्सो आई हैव टेकन फ्रॉम विकिपीडिया। तो यहाँ पे आपको ओडिसी का मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सी, अब क्या है कि क्या होता है कि इलियाड एंड ओडिसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ, यू कैन से। तो इस सारे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने, वो इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो यहाँ पे ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है विच आई हैव टेकन हेयर। जैसे 2021 में जो है द वुमेन ऑफ ट्रा, अ नोवेल बाय पैट बार्कर, इन्होंने लिखा है। द सॉन्ग ऑफ एक्लस, द सॉन्ग ऑफ एक्लस कब आई है? 2011 में आई है, मेडेलिन मिलर के द्वारा। सर्सी, सर्सी जब कब आई है? 2018 में आई है, ये भी मेडेलिन मिलर के द्वारा है। एंड द नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी जो कि एक इंडियन राइटर है, उन्होंने क्या लिखा है? द कंटिनेंट ऑफ सर्सी, जो कि 1965 में आई है। सो जस्ट रिमेम्बर दिस ऑल, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो भी उन सारे वर्क्स से रिलेटेड है। तो wherever we study any work, it is very important कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज, अदर चीज भी है, तो उन सारी चीजों को भी हम लोगों को समझना है। So that is the reason that I have taken into note these all works that are which are related to Iliad and Odyssey. नेक्स्ट राइटर हम लोगों का है, वो है सैफो। ये 1632 570 BC के है। एंड शी वॉज अ वुमेन पोएट। सो शी वॉज अ वुमेन पोएट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ लेस्बोस। वुमेन पोएट है, आइलैंड ऑफ लेस्बोस से। एंड वाई शी इज important? Because she has written epithalamion. What is epithalamion? So basically epithalamion is a wedding song. तो wedding song है आपको epithalamion। अच्छा, स्पेंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो उन्होंने भी इपिथेलेमियन लिखा है। स्पेंसर हैज ऑल्सो रिटेन इपिथेलेमियन। And about his marriage, he has written epithalamion about his marriage. Not only this, he has also written prothalamion. He also coined this term. What is epithalamion? Epithalamion, when you celebrate your own marriage, so that is epithalamion. But जब आप दूसरे के marriage को celebrate कर रहे हैं, so that is prothalamion. तो उन्होंने prothalamion भी लिखा है, and not only he wrote, he also coined this term. And now the picture of Sappho, sorry. So here you can see that she was a woman poet from the island of Lesbos. Okay. सो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड इससे आगे की जो हम लोगों की, अभी हम लोगों ने ग्रीको रोमन पीरियड में जो है वो आर्काइक पीरियड को देखा है। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लासिकल पीरियड। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।